हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। एंड आज हम लोग बात करते हैं कि मैनेजर के क्या क्या स्किल्स हो सकते हैं। तो जेनुइनली मैनेजर के तीन स्किल्स होते हैं, ठीक है। वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए सिर्फ हम लोग काम की बात करते हैं। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्किल्स मस्ट हैव टू ए मैनेजर, यानी कि थ्री थ्री ऐसे स्किल्स है, एसेंशियल इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी मैनेजर के पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिवीजन से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे किसी टाइप का मैनेजर अगर है तो उसके पास तीन स्किल्स होने चाहिए। सबसे पहला है टेक्निकल स्किल्स, सेकंड आता है ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स, थर्ड आता है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। और तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, चलते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में। यानी कि टेक्निकल स्किल्स, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि टेक्निकल स्किल्स जो होता है क्या क्या, मतलब टेक्निकल क्या होता है। ठीक, कुछ तकनीकी स्किल्स है। ओके, इसके बारे में सारे मैनेजर्स को जानकारी होना चाहिए। ये इंटेंस करता है द एबिलिटी टू द यूज स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड क्षेत्र के नॉलेज हो, या फिर किसी भी स्पेशलाइज्ड टूल्स के बारे में नॉलेज हो, टूल्स टेक्निक एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन पर्टिकुलर फील्ड। यानी कि मैनेजर वो होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक करे, किसी भी क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक करे। अब स्पेसिफिक करने के लिए कुछ आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए। अब स्पेशलाइज्ड टूल्स हो, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हो एंड प्रोसीजर्स हो, कुछ स्पेशलाइज होना चाहिए जो कि सबसे अलग हो, यानी क्योंकि आप मैनेजर हो। ठीक, आप वर्कर तो हो नहीं, आप मैनेजर हो। ठीक, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप मैनेजर हो। ठीक, तो सारे चीज के मतलब टेक्निकल स्किल कुछ हर हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग टूल्स यूज होते हैं। सपोज करते हैं कि कस्टमर से रिलेटेड जो भी होता है वो सीआरएम होता है। अब एक सीआरएम जो हो आता है, ठीक, सेल्सफोर्स आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जो कि नॉलेज होना चाहिए एक मैनेजर्स को। ठीक, उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स के बारे में भी बहुत सारे नॉलेज होने चाहिए। ठीक, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, अलग टूल्स, मतलब स्पेसिफिक टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। सेकंड आता है कि प्रोफिशिएंसी इन सॉफ्टवेयर, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट में उनका काम है, कि जैसे कि एमएस एक्सेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक, आजकल इसका डिमांड इतना है कि सारे डिपार्टमेंट में चाहे जिस फील्ड में जाओ एक्सेल की यूज हमेशा ही होना है। ठीक, आप चाहे जिस फील्ड से बिलोंग करते हो, आप जिस फील्ड में काम करते हो, एक्सेल वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। भले आपका काम एक्सेल में ना हो, लेकिन आपसे आपके से जो भी डेटा उपलब्ध कराया जाता है, या फिर जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन आपसे जो भी होता है उसका लेखा जोखा आज के डेट में एक्सेल में ही रखा जाता है, सारे के सारे कंपनियों में, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, उसके बाद आता है ऑटो कैड। तो ऑटो कैड ऐसा हो गया कि इसका कुछ स्पेसिफिक फील्ड में ही जरूरत है, सबको इसकी जरूरत नहीं है। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी जिसकी नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को जो कि उस फील्ड से बिलोंग करता हो। पाइथन हो गया, पाइथन में आप मान लो कि पाइथन आपको अगर आ रहा है तो आप जरूर आईटी फील्ड से हो गए। ठीक, अगर आप आईटी फील्ड से ना भी हो फिर भी अगर आप पाइथन सीखे हो तो ये एक स्किल है, ये टेक्निकल स्किल है। उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस इंटरप्रेशन। ठीक, डाटा को एनालाइज करना। किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो एक मैनेजर के पास एक डेटा जाता है, उसको एनालाइज करता है मैनेजर। ठीक, उसके उससे वर्क परफॉर्मेंस चेक करता है, मंथली परफॉर्मेंस चेक करता है कि एक हमारे कंपनी में जो भी टीम्स काम कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उस पर अगर कोई टीम काम कर रही है तो उस डेटा से वो एनालाइज करता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, फिर या फिर मतलब उस महीने की अर्निंग क्या है, उस महीने का परफॉर्मेंस क्या रहा है वर्क का। तो ये मैनेजर के पास टेक्निकल स्किल मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहना। ठीक, डेटा एनालिसिस तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए। ठीक, अब ये जरूरत नहीं है कि आप उसमें आप उसके प्रो हो। ठीक, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डेटा एनालिसिस आना चाहिए। यानी कि आप मान लो एक्सेल में काम कर रहे हो तो आप एक प्रकार से डेटा एनालिसिस कर रहे हो। ठीक, जो भी डेटा होता है उसको आप एनालाइज कर रहे हो, उसको आप समराइज कर रहे हो, उसको जितना हो सके सरल और शॉर्ट बना रहे हो। ठीक, आप उससे परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा रहे हो। तो एक मैनेजर के अंदर ये स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद आता है कि ऑपरेटिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यानी कि किसी मशीन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, आपको किसी न किसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में ऑपरेट करना आना चाहिए, किसी कोई इक्विपमेंट हो उसको चलाना आना चाहिए। उसके बाद ट्रबल शूटिंग हो गया, टेक्निकल इश्यूज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको, ये सब हो गया टेक्निकल स्किल के अंतर्गत, ये सब आता है। ठीक, उसके बाद आप मान लो प्रोजेक्ट मैनेजर हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे काम अगर करना है आपको तो उसके 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 रिगार्डिंग जो भी टूल्स आते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज ऑब्वियसली होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, यानी आप इंजीनियर हो तो उसके जो भी प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करो, उसके बारे में नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। कोडिंग और अकाउंटिंग प्रैक्टिस, आप सपोज करो आप अकाउंट फील्ड से हो तो उसके लिए आपको क्विक बुक आ गया है, और भी टैली है, टैली तो बहुत पुराना है, टैली प्राइम, इसके बारे में
आपको आपकी प्रोफिशिएंसी कम से कम ये होनी चाहिए कि आप उसको अच्छे से रन कर सको, चला सको, ठीक। तो ये सब टेक्निकल स्किल्स के अंदर आता है, यानी कि आप जितना टेक्निकल स्किल सीख सको सीखो, ठीक। लेकिन ये मैनेजर के पास भी ये स्किल्स होने चाहिए। सेकंड आता है ह्यूमन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ह्यूमन और इंटरपर्सनल, यानी कि किसी भी ह्यूमन से कैसे आपका रिलेशन है, बॉन्डिंग है, उसको उससे अच्छा संबंध स्थापित करना, ये आ गया स्किल्स। ये भी एक स्किल्स है जो कि मैनेजर के पास होना ही चाहिए, ठीक। ये दो तरह के होते हैं। एक पहला आता है कि कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है वर्बल एंड रिटन, यानी कि आप किसी से किसी को मेल लिखना है तो ये रिटन में आ गया, किसी से आपको कॉल से बात करना है, उसको कन्विंस करना है, रिक्वेस्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे वर्बल में आ गए, ठीक। आता है उसके बाद टीम वर्क एंड कोलेबोरेशन। आपकी टीम, आपके अंडर में जो टीम काम कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट पे, तो उसके साथ आपका बॉन्डिंग कैसा है, आप उसके साथ कैसे कोलेबोरेट कर रहे हो आप एज ए मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्किल है, ठीक। आप उसके साथ अगर अच्छे से कोलेबोरेट नहीं कर पाओगे तो उसको आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो एज ए मैनेजर आपकी आपके पास ये स्किल होना ही चाहिए। उसके बाद आता है कि लीडरशिप एट मोटिवेशन। आप लीडरशिप, आपको एक अच्छा लीडर भी बनना होगा, ये भी एक स्किल है जो कि एक मैनेजर के पास होना चाहिए। आप कैसे किसी अपने टीम को मोटिवेट करते हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मोटिवेट करते हो, क्योंकि आप मैनेजर हो, आपके ऊपर भी ये दायित्व बनता है कि लीडरशिप अच्छे से करो। फिर उस कंपनी में, उस सेक्टर में काम करने वाले जो भी है वर्कर्स, उसको आप मोटिवेट भी करो, ठीक है। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये हो गया कि आप किसी के इमोशंस को कैसे पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आप अगर सुन नहीं सकते किसी चीज को अच्छे से, आप सुनने में एक्टिव अगर नहीं हो तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक। तो आपकी सुनने की जो क्षमता है, एक्टिविटी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। एम्पैथी एंड कल्चरल कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो उसके कल्चर्स क्या क्या है उससे आपको अवगत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हो गया एक ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स जो कि सेकंड नंबर आता है, ठीक। तो ये एक मैनेजर में दो स्किल्स होने चाहिए। तीसरा आता है कॉन्सेप्चुअल स्किल, यानी कि आप स्किल्स, यानी कि द एबिलिटी टू द सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट फंक्शन रिलेट द थिंक स्ट्रेटेजिकली एंड एब्स्ट्रैक्टली, ओके। यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, आप किसी को प्लान, अगर आप किसी चीज को करने की प्लानिंग कर रहे हो तो कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको उसको प्लान करना है। मान लीजिए कि आपको किसी चीज को करना है, वो 10 स्टेप में अगर बट गया है, डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, ओके। तो आपको कैसे उसको फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पहले करना है, सेकंड पार्ट को कैसे आप रखोगे, ये आपके ऊपर दायित्व बनता है। और ये स्किल्स है, ये आपके पास अगर ये ऐसी स्किल्स होगी तभी आप किसी भी चीज को आप रन कर पाओगे, ठीक। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गया। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी चीज को लेकर कैसे डिसाइड करते हो, किसी काम को कैसे ये काम होगा, ठीक। कैसे किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसके लिए डिसीजन मेकिंग आप करोगे तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब मैंने एक इस स्टडी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंतर्गत ये आता है, और ये मैनेजर के पास अति आवश्यक रूप से होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गया है, ठीक। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग भी। तो अगर कोई क्रिटिकल इश्यूज आ गया सडनली, तो उसको सडनली कैसे, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल होना चाहिए कि कैसे आप सडनली उसको मैनेज कर लोगे, ठीक। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, नए नए इनोवेशन, नए नए तरीके, क्रिएटिविटी, नए नए क्रिएटिविटी के अनुसार आप कोई किसी काम को कर रहे हो, जितना सरल तरीका से हो सके, ठीक। जितने इजियर वे में हो सके वैसे आप काम कर रहे हो, तो एक ऐसा स्किल्स है जो कि मैनेजर के पास अति आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम्स थिंकिंग, आप सिस्टमेटिक कैसे सोचते हो किसी चीज के बारे में। विजन सेटिंग, किसी चीज के बारे में आपका विजन क्या है, कैसे आप विजन सेट करते हो, कैसे निगेटिव और पॉजिटिव का दायरा आप चुनते हो कि हाँ क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, आपके विजन में क्या है, ठीक। तो ये एक मैनेजर के पास स्किल्स स्किल्स होना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी ये किसी चीज को लेके आप प्लानिंग कर तो रहे हो लेकिन वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं हो सकता है, ठीक। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना है, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपका कैसे क्या स्किल्स काम करता है, कैसे आपका दिमाग और क्रिएटिविटी इनोवेशन काम करता है, ये भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके की जो भी स्किल्स है, ये मैनेजर के पास अति आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका मैनेजर के जो भी स्किल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। ये तीन स्किल्स हैं जो कि एमबीए में पढ़ाया जाता है या फिर किसी भी मैनेजमेंट स्टडी में ये तीन स्किल्स की जिक्र है। ऐसे स्किल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये तीनों में ये तीन इंपॉर्टेंट है, ओके। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि उसको उसको भी रखना जरूरी है, बट ये तीन इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक यू।